बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ़िरोज़ शाह हियर। पहली बात तो ये है कि पिछली वीडियो में फ्लूइड डायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में गलती से डायरेक्ट वाला ऑप्शन सर्कल किया था। हालांकि इधर मैंने इक्वेशन लिखा था mg डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर, यानी इक्वेशन में इन्वर्स है, तो काइंडली वो करेक्ट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर फिजिक्स ऑसिलेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि द अपोजिशन ऑफ अ स्प्रिंग फॉर elongations or contractions. A position of a spring for elongations or contractions is called option A spring constant or option B stiffness. It is called the stiffness of spring, or option C force constant, और ऑप्शन डी डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना इसमें ऑल ऑफ दीज अवेलेबल हैं। ये तीनों नाम स्प्रिंग कांस्टेंट के या अपोजिशन ऑफ स्प्रिंग के हैं। मतलब ये है कि फर्ज करो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और जब हम इस स्प्रिंग पर कोई फोर्स लगाकर इस स्प्रिंग में किसी भी तरह का चेंज लाना चाहते हैं तो ये स्प्रिंग हमारी राह में अपोजिशन क्रिएट करता है। इस अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इस के को स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं और इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू इज, अगर मैं कहूं इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, if the length of simple pendulum is increased by 100%, what will be its time period? इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो ऑप्शन ए दैट विल बी टी, ऑप्शन बी इट विल बी ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में ले रहा हूं इट विल बी टी बाय 2, और इट विल बी टी डिवाइड बाय √2, और इट विल बी 2t डिवाइड बाय √2। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दूं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये एक पेंडुलम है और इसका लेंथ L है। अगर हम इस पेंडुलम को खींच कर रिलीज करें तो ये पेंडुलम जो ऑसिलेशन कर रहा है, इस ऑसिलेटिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड T है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आपने इसका टाइम पीरियड 100% इंक्रीज कर दिया। तो याद रखो डियर स्टूडेंट, 100% इंक्रीज का मतलब है कि आपने इसको डबल कर दिया। सो इट मीन कि जितना लेंथ था अब उतना ही लेंथ आप और ले गए, एल था एल और ले गए। जब किसी क्वांटिटी को डबल कर दो तो इसे कहते हैं 100% इंक्रीज्ड। अब अगर ये बॉब इधर हो और मैं इसको खींच कर रिलीज करूं तो अब जो ये वाइब्रेशन करेगा डियर स्टूडेंट्स, in this time, at this time, what will be the new time period t dash क्या होगा? तो क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हुआ? आप अपने साथ कहें नहीं। क्या चेंज हुआ? तो सिर्फ लेंथ चेंज हुआ, और टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला है 2 पाई √L डिवाइड बाय G। अगर आप देखो तो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, G कांस्टेंट, सिर्फ L चेंज हुआ, और L भी ऐसे चेंज हुआ कि डबल हो गया। तो डबल का मतलब है कि जब हम इसके साथ 2 लगाएंगे तो 2 के ऊपर तो रूट है,
तो टाइम पीरियड के साथ इधर 2 आएगा लेकिन अंडर रूट के साथ आएगा, चूंकि इधर 2 के ऊपर रूट है। इसका मतलब है कि नया टाइम पीरियड पुराने टाइम पीरियड के अंडर रूट 2 टाइम होगा, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट 2 टाइम है ही नहीं। तो देख लो क्या करता हूँ, टाइम पीरियड टी डैश मैं लिखूंगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूं, 2 से डिवाइड भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टी डैश इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, अंडर रूट 2 अपनी जगह पर, टी अपनी जगह पर। लेकिन सिंगल 2 को आप 2 बार अंडर रूट 2 लिख सकते हो, बिकॉज अंडर रूट 2 स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट कैंसिल वही 2, एक अंडर रूट 2 एक अंडर रूट 2 बढ़ गए। तो 2 की जगह 2, टाइम पीरियड की जगह टाइम पीरियड और नीचे अंडर रूट 2। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ठीक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर मैं आपसे कहूं एन ऑब्जेक्ट revolving in a circle of radius 2 centimeter with 10 meter per second, if its projection इसका साया perform simple harmonic motion on diameter, what will be its velocity? इस प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी होगी तो वो क्या होगी? What will be its velocity at mean position? मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो आपके लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए होगा it will be greater than 10 meter per second, or option B it will be less than 10 meter per second, or option C it will be equal to 10 meter per second, or option D dear students all possible। so आपके लिए मेरा क्वेश्चन, इसका मतलब मैं समझा दूं। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर एक बॉडी एक सर्कल में घूम रही है और इस तरह घूम रही है कि इस बॉडी मोहतरम की सर्कल में वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है क्योंकि वेलोसिटी की एक वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये बॉडी सर्कल में 10 मीटर पर सेकेंड से रिवॉल्व हो रही है और ये सर्कल का डायमीटर है और इसका जो साया है वो साया कभी इधर आ रहा है कभी इधर जा रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज मीन पोजीशन, तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यानी इस बॉडी का जो साया है, इसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर इस सर्कल का रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर और ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से रिवॉल्व कर रही है, तो आप बता दें कि इस साये की यहां जब साया मीन पोजीशन पर होगा तो यहां इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं आपको बहुत आसान सा शॉर्ट ट्रिक सा बता देता हूं। इस साये की वेलोसिटी इस बॉडी के वेलोसिटी की मोहताज है, क्योंकि बॉडी मोशन कर रहा है तो साये को मोशन मिल रहा है, और ये जो मोहताज है तो मोहताज को कभी मालिक से ज्यादा नहीं मिलता। इट मीन कि इस साये की वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा हो जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है, लिहाजा ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड ये तो बिल्कुल हराम है। आगे बढ़ते हैं। अब कम होगी या ज्यादा तो कॉमन सेंस यूज करें। ऑसिलेटर की मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वैल्यू आखिरी अवेलेबल वैल्यू है और आखिरी अवेलेबल वैल्यू 10 है। इट मीन जब बात मीन की करोगे तो द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू द टोटल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी सर्कुलेटिंग।
लेकिन अगर मैं इससे इस तरफ किसी पॉइंट पे बात करूं या इस तरफ, तो मीन से हटकर बात करोगे तो यहां वेलोसिटी होगी लेस देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और इधर भी वेलोसिटी होगी लेस देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जबकि मीन पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हमेशा बॉडी के टोटल वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि वेलोसिटी इट मीन इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अवेलेबल। लिहाजा फिलहाल आपसे पूछा है कि इसकी वेलोसिटी बता दें एक मीन पोजीशन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यही अवेलेबल है। आई होप आप समझ चुके होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये है जनाब आला क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। अगर मैं कहूं दैट इफ एन ऑसिलेटर कंप्लीट्स 50 vibrations in 2 seconds, what is its angular frequency? तो इस ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सॉरी स्टूडेंट्स, आपके लिए ऑप्शन लिख रहा हूं, एंड द ऑप्शन इज 25 पाई रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सॉरी स्टूडेंट्स, इजी है। पहले आपको यह समझना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं। याद रखें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का दूसरा नाम है। फॉर ऑसिलेटर्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस ओमेगा। तो हमसे ओमेगा मांग रहे हैं, और आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिए हैं 50, और टाइम आपको दिया है 2 सेकेंड्स। तो आप जानते हैं कि ओमेगा होता है 2 पाई एफ, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई की जगह 2 पाई, और एफ की जगह नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज 50। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 50 है, डिवाइड बाय टाइम इज 2 सेकेंड, तो 2 और 2 कैंसल, एंड ओमेगा इज 50 पाई। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, एंड लेट मी स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज, अगर मैं कहूं इफ एन ऑसिलेटर ऑसिलेट्स, एक ऑसिलेटर ऑसिलेशन कर रहा है। इफ एन ऑसिलेटर ऑसिलेट्स अकॉर्डिंग टू एन इक्वेशन, एक ऑसिलेटर एक इक्वेशन के मुताबिक ऑसिलेट करता है, दैट x इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 50 पाई t। एक ऑसिलेटर इस इक्वेशन के मुताबिक ऑसिलेट कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर इट्स टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। ये तीन चीजें क्या होंगे? तो ऑप्शन ए 25 सेकेंड्स, इट इज इक्वल टू 50 पाई एंड 0.4 हर्ट्ज। ऑप्शन बी 1/25 सेकेंड्स, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड, पाई मीन रेडियन पर सेकेंड, तो यूनिट लिख लेता हूं, रेडियन पर सेकेंड, और इट इज 25 हर्ट्ज। ऑप्शन सी, इट इज 10 सेकेंड्स और 25 पाई रेडियन पर सेकेंड, और इट इज 0.1 हर्ट्ज, और एहतियातन नॉन ले रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू हैव टू हैंडल क्वेश्चन लाइक दिस। जब भी आपको इक्वेशन दिया हो तो हमेशा उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करें। सो गिवन इक्वेशन आपके लिए क्या है? दैट इज x इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ 50 पाई t। ये गिवन इक्वेशन है।
और इसी तरह ऑसिलेटर के डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखो इस कंपैरिजन से आपको साफ वैल्यूज मिल जाते हैं। x की जगह x, इक्वल की जगह इक्वल, x नॉट की जगह 100, साइन की जगह साइन, t की जगह t। तो ये सर्कल देखो, यहां से क्लियर हो गया कि ओमेगा है 50 पाई, ओमेगा 50 पाई है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब या a ठीक है या b ठीक है या d ठीक है, 50 पाई इन दोनों में मौजूद है। एनी हाउ टाइम पीरियड देखते हैं। तो आप जानते हो कि ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 50 पाई। तो टाइम पीरियड उधर 50 पाई इधर, तो 2 पाई बाय 50 पाई इज इक्वल टू टाइम पीरियड, पाई पाई कैंसल, और इट इज टाइम पीरियड इज 1/25 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर 25 सेकेंड है, लिहाजा ये गलत है। 1/25 सेकेंड, फिलहाल ये ऑप्शन ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इट इज 1/t, इट मीन इट इज 25 हर्ट्ज। एंड आई होप आप समझ गए हो कि क्वेश्चन का ऑप्शन जो ठीक है वो ऑप्शन बी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 डे स्टूडेंट्स ऑफ द वीडियो। आपके लिए मेरा क्वेश्चन नंबर 6 and that is for an oscillator if kinetic energy and potential energies are equal, what will be its displacement? तो ऑप्शन ए, it is equal to amplitude, it is amplitude by 2, it is amplitude divided by under root 2, or option D none of these. So it's quite simple dear students, सिंपल सी शर्त है। कहा गया है कि ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आप इसमें इक्वल है, हमें डिस्प्लेसमेंट x चाहिए। तो आप कह सकते हो कि सर हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इक्वेशंस तो पता होंगे। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरफ शिफ्ट करो तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर। 2 को उस तरफ ले जाइए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट और रूट इस 2 पर आ जाएगा, तो एक्स नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2। एंड डियर स्टूडेंट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन्हीं एनर्जी से क्वेश्चन बना लेते हैं। एंड माय क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ total energy, what is the ratio of total energy and potential energy, what is the ratio of total energy and potential energy for an oscillator passing through a point of displacement equal to 1/4 of amplitude. So dear students, option A, it will be 1/1, it will be 4/1, option C 2/1 और option D एहतियातन नॉन ले रहा हूं। आई थिंक आप समझ गए हैं, क्वेश्चन आसान है। हमें रेशियो बताना है ऊपर टोटल एनर्जी का और नीचे पोटेंशियल एनर्जी का। फार्मूला लिखते हैं, बस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1/4 ऑफ एक्स नॉट पुट करना है। तो टोटल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यही तो फर्क होता है। अब हाफ m ओमेगा स्क्वायर और हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ऊपर है एक्स नॉट स्क्वायर, नीचे x है, लेकिन x की वैल्यू एम्पलीट्यूड बाय 4 दी है, तो मैं लिख सकता हूं एम्पलीट्यूड बाय 4 लेकिन इसका स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स,
हम लेंगे जनाब एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 16 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। द आंसर इज 16:1। सो इसका जो आंसर आता है वो क्या है, 16:1 है। हमारे पास आंसर अवेलेबल नहीं है। सो नन ऑफ दिस। आप एक बार फिर इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो कि मैंने फिर कैलकुलेशन में कोई गलती की हो। काइंडली कैलकुलेशन को एक नजर दीजिएगा, मेथड आप समझ गए हो, दैट्स इनफ फॉर मी। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज, अगर मैं कहूं that a pendulum oscillating between two extremes, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन कौन सा सेंटेंस ठीक होगा? ऑप्शन ए, टेंशन इन स्ट्रिंग, इसको स्टेटमेंट में शामिल कर लेता हूं। देन टेंशन इन स्ट्रिंग will be, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट्स, तीनों ऑप्शन लिख रहा हूं, 4 ऑप्शन लिख रहा हूं। सेम एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पर टेंशन सेम रहेगा। और ऑप्शन बी, इट विल बी मैक्सिमम एट पॉजिटिव एक्सट्रीम। और ऑप्शन सी, it will be maximum at negative extreme। और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, it will be maximum at mean। तो देखिए जनाब, डायग्राम से हमें क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एक पेंडुलम बना लूं आपके लिए, ये लो एक पेंडुलम, और इसको दो एक्सट्रीम के दरमियान ऑसिलेशन दे देते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब जरा फोर्सेस ड्रा करते हैं एक्सट्रीम पर। तो देखो, फोर्स यहां, वेट नीचे होगा, टेंशन इधर होगा, इधर टेंशन होगा। गौर करें, इस वेट के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, ये वेट का एक्स कंपोनेंट और ये वेट का वाई कंपोनेंट। अगर आप गौर से देखें तो एक्सट्रीम पर जो टेंशन है वो सिर्फ WX को बैलेंस कर रहा है। एक्सट्रीम पर टेंशन सिर्फ WX को बैलेंस करता है, टोटल वेट को बैलेंस नहीं करता। लेकिन जब ऑसिलेटर मीन पर आता है तो इसका सारे का सारा वेट नीचे, और इस पूरे वेट को बैलेंस करने के लिए टेंशन ऊपर। तो मीन पर टेंशन कंप्लीट वेट को बैलेंस करता है, और जो कंप्लीट वेट को बैलेंस करेगा दैट विल बी मैक्सिमम। लेकिन जो वेट का सिर्फ एक कंपोनेंट बैलेंस करेगा तो इट मीन कि ये क्या होगा? मिनिमम। आपने एक क्वेश्चन से बेशुमार बातें सीखी। पहली बात कि एक्सट्रीम पर टेंशन मिनिमम होता है, चाहे वो नेगेटिव एक्सट्रीम हो, क्योंकि नेगेटिव एक्सट्रीम पर ये सिर्फ एक्स कंपोनेंट को बैलेंस करता है। तो नेगेटिव एक्सट्रीम हो या पॉजिटिव एक्सट्रीम हो, टेंशन ऑफ पेंडुलम स्ट्रिंग विल बी मिनिमम एट एक्सट्रीम। और मीन पर टेंशन मैक्सिमम होता है क्योंकि ये पूरे वेट को बैलेंस करता है। मजीद जो आपने सीखा वो ये है कि जब पेंडुलम एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो टेंशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, लेकिन जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो टेंशन डिक्रीजेस। वापसी पे फिर टेंशन इंक्रीजेस, फिर टेंशन डिक्रीजेस। आई होप डायग्राम ने आपका मसला सॉल्व कर लिया होगा। सेम एट ऑल पॉइंट्स बिल्कुल हराम है, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नारवा है तो अलाउड नहीं है। एंड करेक्ट आंसर है इट इज मैक्सिमम एट मीन। डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन। हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9, अभी तक हमने 8 क्वेश्चंस शेयर किए। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके नाम करूं, कौन सा क्वेश्चन बना लें? एनर्जी से बना लेते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी if an oscillator
is at mean position. अगर ऑसिलेटर मीन पोजीशन पर हो तो टोटल और काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा? इट विल बी 1:1, 1:2, 2:1 और 4:1. अब भी कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसको सॉल्व करेंगे और कुछ शार्प माइंडेड स्टूडेंट होंगे, वो कहेंगे सर आपने क्लास में करवाया था, बताया था, टेबल बनाया था कि टोटल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इनका जनाब किसी का भी 2 का रेशो होगा तो आंसर 1:1 होगा। आप मुझसे कहें सर ठहर जाएं, बेशक टोटल एनर्जी का रेशो है, लेकिन इन्होंने तो ये नहीं कहा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ले लो। नहीं जनाब, इन्होंने ये तो नहीं कहा, लेकिन क्या दिया है? मीन पोजीशन। और उसी टेबल में जो आप लोगों को बना के दिया था उसमें आपसे कहा था कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। तो टोटल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चूंकि आपस में बराबर है तो ये कैंसिल करेंगे एंड द रेशियो विल बी 1:1. So dear students, the correct option of the question number 9 is 1:1. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये काफी है, फिर मौका मिला तो और क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। द टाइम पीरियड ऑफ spring mass system, option A, spring mass system is, तो option A inversely to G, option B directly to K, और ऑप्शन सी इनवर्सली टू K रूट, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो आपको सिर्फ फार्मूला ही तो याद होना चाहिए, एंड द फार्मूला इज 2 पाई अंडर द रूट m ओवर K। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या इसमें G है तो बस हटा दीजिए, इसमें K बेशक है लेकिन K देखो नीचे इसी तरह का पिछले वीडियो में मैंने फार्मूला ठीक लिखा, लेकिन आई डोंट नो क्यों मैंने इनवर्स को डायरेक्ट बोल दिया। तो चलो कोई बात नहीं, आप समझने वाले हो, समझ जाते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो K के साथ इनवर्स है लेकिन K के ऊपर क्या है? रूट, तो डायरेक्ट हराम हो गया। अब इनवर्स टू K रूट, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। छोटी मोटी गलतियां इंसानों से होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, गलतियां मुझसे होती रहेंगी। आप माजरत कबूल करते रहोगे, दुआओं में याद रखिएगा, मेहनत जारी रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।